नक्शे पर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। हिमालय के बारे में हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं और आज हिमालय की अंतिम क्लास होगी, क्योंकि हिमालय के निर्माण से लेकर उसकी पर्वत चोटियों से लेकर हिमालय की नदियों से लेकर हिमालय के दर्रे तक हम लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज अंतिम क्लास में क्या क्या चीजें बच गई हैं उसको देख लेते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है मेरा, AMRITUPADHYAY 007। यही टेलीग्राम पर भी है और यही मेरा चैनल इंस्टा पर भी है अकाउंट, ठीक है, जहां आप आजकल सवाल पूछते हैं। और इस पर मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। किसकी? सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलती हैं इस पर टेलीग्राम चैनल पर। देखिए ये आपने पहले देख लिया था। आज हम लोग को आगे पढ़ना है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो लोग आज पढ़ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हमने हिमालय के दर्रे को स्पष्ट तरीके से समझा था, देखा था। आज उससे आगे की बात कर रहे हैं। तो यहां तक सिक्किम वाले हिस्से तक हम दर्रों को देख चुके थे। उसके आगे अरुणाचल वाले हिस्से में थोड़ा सा देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक सवाल पूछा था किसी ने मुझसे इंस्टा पर कि सर आपने बताया कि श्रीनगर से बुर्जिल पास देवसाई प्लेन जो कि लद्दाख में है उसको कनेक्ट करता है, जबकि हर जगह लिखा हुआ है कि श्रीनगर से ये बुर्जिल पास कनेक्ट करता है गिलगिट बाल्टिस्तान को। इस चीज को समझने के लिए आपको आज भारत की वर्तमान स्थिति, जो इस वाले हिस्से का मैप है, इसको पूरा प्रॉपर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए अभी की जो प्रेजेंट स्थिति है उसमें ये जो हिस्सा है व्हाइट वाला जो दिख रहा है, ये भारत के नियंत्रण में नहीं है और इसको हम कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। पाकिस्तान ने इस पर नियंत्रण कर रखा है। इसी तरीके से ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये भी भारत के नियंत्रण में नहीं है। साथ ही यहां एक और हिस्सा आपको दिख रहा है व्हाइट कलर से, ये इसको बोलते हैं सक्शगाम ट्रैक्ट या फिर सक्शगाम वैली भी है यहां। तो सक्शगाम वैली का जो ये हिस्सा है इसको पाकिस्तान के नियंत्रण में था और पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया है। तो अब ये चाइना के नियंत्रण में है। इसी तरीके से इधर जब आप देखेंगे पूर्व में, तो ये भी हिस्सा जो है ये अक्साई चीन कहलाता है और अक्साई चीन चीन वाले कहते हैं अक्सर। तो इसको कंट्रोल कर रखा है चीन ने। कहने का मतलब ये हमारा घर जो है पूरा, कभी कभी आपने सुना होगा ना कि अपने ही घर में कई बार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, धौंस जमा लेते हैं, कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। तो वैसी स्थिति है कि ये पूरा अपना घर है लेकिन कुछ कुछ हिस्सों पर नियंत्रण किसी और ने जमा रखा है। तो ये आज की स्थिति है। ऐसे में अपने पास क्या है? अपने पास हम जानते हैं 2 यूटी एरियाज हैं, जम्मू कश्मीर, जिसमें से जम्मू जो है वो निचला हिस्सा है ये, और कश्मीर ऊपरी हिस्सा है, नॉर्थ में है, और ठीक है, और घाटी का इलाका है। फिर लद्दाख है जो हमारे यूटी में है, और सियाचिन ग्लेशियर का जो हिस्सा यहां देख रहे हैं आप, ये भी है। तो अभी की वर्तमान स्थिति ये है। अब इस सवाल को देखिए कि अगर मैं कहूं कि श्रीनगर से, यहां श्रीनगर है, श्रीनगर से अगर मैं कहूं देवसाई प्लेन लद्दाख, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कहूं गिलगिट बाल्टिस्तान तो वो भी ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, ये पूरा मैप एकदम एग्जैक्टली नहीं बना हुआ है। कोई भी मैप इस तरीके का जिसमें पासेस मार्क किए गए हैं, कोई ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर आपको मिलेगा। कई अलग अलग मैप देखेंगे तो कई अलग अलग जगहों पर मार्क करेंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, चांगला यहां दिया हुआ है। तो चांगला के बारे में अगर एक सवाल यहां से आप देखेंगे तो लद्दाख से अगर इसको कहें कि तिब्बत से ये जोड़ता है लद्दाख को, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। भारत और तिब्बत को भी जोड़ता है ऑब्वियसली। लेकिन यहां पर एक लेक है जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम है पेंगोंग लेक। पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया था, उस पर भी एक बात मैं बता रहा हूं अभी। पेंगोंग लेक जो है इसका 25% के करीब ही हिस्सा अपने भारत में है, 3/4 हिस्सा चाइना में। बहुत ही खूबसूरत लेक है ये। तो कई जगहों पर आप देखेंगे चांगला की पोजीशन ये है,
मतलब लेह से अगर आपको पेंगोंग लेक जाना हो तो चांगला को क्रॉस करना पड़ता है। चांगला बिल्कुल क्रॉस करना पड़ेगा पेंगोंग जाने के लिए। तो अगर आ जाए कि लेह से पेंगोंग तो भी ये सही है, क्योंकि इस मैप में ये एग्जैक्टली जो पोजीशन है वो नहीं दिया गया है। अब एक सवाल और किसी ने पूछा कि सर आपने बताया कि पेंगोंग सियाचिन के पास है, पेंगोंग सियाचिन के पास नहीं है। ये ध्यान रखिए, मैंने आपको उदाहरण ये दिया कि जो अभी मेरे प्रोफाइल पर पिक्चर लगी है वो खारदुंगला की है। हम लोग जा रहे थे पेंगोंग, उस दौरान हम खारदुंगला को क्रॉस करते हैं। फिर मैंने कहा था कि अगर लेह से सियाचिन या फिर नुब्रा वैली या फिर शोक की वैली में जाना हो तो फिर आपको क्रॉस करना पड़ता है खारदुंगला। ठीक है, तो सियाचिन यहां है, काराकोरम हाईवे यहां है। ठीक है, अब जैसे काराकोरम हाईवे यहां बना हुआ है, कई जगह आप देखेंगे यहां बना हुआ है, तो इसका लोड नहीं लेना है। और पेंगोंग लेक है यहां, लेकिन सड़क नाम की चीज होती है। तो नुब्रा वैली, ये यहां से नुब्रा निकली हुई है और ये शोक है, तो शोक में आके नुब्रा मिलती है क्योंकि शोक की सहायक नदी है। ये नुब्रा है और ये शोक है। ठीक है, तो नुब्रा वैली और शोक वैली के किनारे किनारे या कई बार तो लगभग उसमें होते हुए रोड निकली हुई है और उस रोड के जरिए आप पेंगोंग तक आ जाते हैं। ठीक है, फिर चांगला होकर आप लेह चले जा सकते हैं, लेह से जोजिला होकर श्रीनगर जा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पिछली बार सारा देखा था। अब जल्दी से अगर रिवाइज करने, विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली बार तो किया ही था, जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, मिंताका काराकोरम वाले में बात कर लीजिए। मिंताका, खुंजेराब, अगहिल और कारातागला या फिर काराकोरम पास। लद्दाख वाले में बात कीजिएगा तो खारदुंगला, जोजिला और पेंसिला। पेंसिला सुरु वैली को जोड़ती है, सुरु नदी है और जास्कर भी नदी है, तो सुरु वैली को जास्कर वैली से जोड़ती है। ठीक है, कश्मीर वाले इलाके में आ जाइएगा तो बुर्जिल पास, ये बनिहाल है और ये पीर पंजाल दर्रा है। ठीक है, तो 3 ये कश्मीर वाले में हो गए। हिमाचल में आ जाइएगा तो बारालाचाला, रोहतांग पास, देपसा पास और शिपकिला, जिससे सतलज का प्रवेश होता है। तो 4 ये हो गया, बारालाचाला, रोहतांग पास, देपसा पास और शिपकिला। उत्तराखंड में आ जाइएगा तो महत्वपूर्ण पास क्या है, मुलिंगला, मनशाधारा, ठीक है, मांगशाधुरा, माना पास, नीति पास, लिपुलेख, यहां एक ट्रायल पास भी है। तो कौन कौन होंगे, मुलिंगला, मांगशाधुरा, माना पास, नीति पास, लिपुलेख। लिपुलेख ट्राई जंक्शन पर है, इंडिया, नेपाल और चाइना के। सिक्किम में नाथुला और जलपला। ठीक, अब आ जाइए अरुणाचल पर। मतलब अभी तक जो हमने पिछली बार क्लास किया था उसके आगे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो बच गया था। यह अरुणाचल का हिस्सा है। यहां आपको एक पास दिख रहा है, इसका नाम है बोमडीला। अरुणाचल में 2 चीजें दिखेंगी, एक, अच्छा, ला अलग एक शब्द है। ला का मतलब तिब्बत के लोग जो हैं वो ला बोलते हैं दर्रे को, पास होता है इसका मतलब। ठीक है, तो बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से को ऐसे समझिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखेंगे आप मैप को तो ये वाला डिस्ट्रिक्ट जो है, ये इसके बाद वाला ये तवांग जिला है, और यहां जो बना हुआ है ये है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। तो जो कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो है बोमडीला, लेकिन यहां एक और भी पास है जिसको बोलते हैं बोमला। तो तवांग जिले वाले को बोलते हैं बोमला, यानी बोमला और बोमडीला दोनों अलग अलग पास है। ठीक है, यहीं पर एक, इन दोनों के बॉर्डर के पास ही एक पास है जिसको बोलते हैं सीला या सेला। तो यहां 3, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में 3 चीजें देख ली हमने, सेला, बोमला, बोमडीला। पूछे किससे किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है,
आ जाए अरुणाचल से चाइना को जोड़ने वाले कौन कौन से पासेस हैं, इसमें नाम आ जाए इन सब का। तो अरुणाचल से चीन को भी जोड़ता है क्योंकि तिब्बत चीन का ही पार्ट है। तो अरुणाचल से चीन को जोड़ने वाले कौन कौन हो गए? बोमडिला, यहां बुमला हो गया और यहां पर सीला हो गया। फिर यहां आइए, एक पास यहां दिख रहा है जिसका नाम है यांग्याप। यांग्याप पास अरुणाचल से चीन, ये भी अरुणाचल से चीन जोड़ता है। यहां पर एक है दिहांग पास। अब ध्यान रखिए कि एक क्लब बनाइए जिसमें अरुणाचल से चीन को जोड़ने वाले पासेस हैं। अच्छा, पास बहुत सारे हैं। कोई पूछ दे कि अच्छा ये वाला पास नहीं जानते हो, पास तो बहुत सारे हैं, उतने पास याद नहीं रख सकते, सिर्फ महत्वपूर्ण पास याद रखिएगा। तो अरुणाचल से चीन को जोड़ने वाले पास का एक अलग क्लब बना लीजिए जिसमें बुमला हो गया, सीला हो गया, बोमडिला हो गया और यांग्याप पास हो गया। जैसे ही आप दिहांग पास पर जाइएगा, दिहांग पास अरुणाचल से म्यांमार को जोड़ेगा। अब दूसरा वाला क्लब शुरू हो गया, तो इसको मिटा ही दीजिए। यहां से देखिए, ये हो गया दिहांग। फिर एक इंपॉर्टेंट पास है दीफू पास, जो अरुणाचल से म्यांमार को जोड़ेगा। फिर एक पास है कुंजोंग पास, ठीक है, अरुणाचल से म्यांमार को जोड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पास है लेखा पानी, अरुणाचल से म्यांमार को जोड़ेगा। इसको भी अगर याद करना है तो याद कर लीजिए, इसका नाम है चांगकण पास। तो हमने क्या देखा कि एक हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग और कामेंग जिले में है, पश्चिमी कामेंग में है, उसमें बोमला और बोमडिला, बोमला तवांग में, बोमडिला पश्चिमी कामेंग में, और यहीं पर एक जिला है और यांग्याप। तो ये चार ऐसे याद कर लीजिए। फिर दिहांग दीफू, ठीक है, दिहांग दीफू और लेखा पानी, तीन ऐसे याद कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी सब समझे रहिए। तो ये हो गए आपके पूरे पासेस। ये सब आपको मिल चुका था पहले भी, एक बार फिर से इसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। बुमला, बोमडिला, दिहांग, दिबांग, सीला, यांग्याप, ये सब देख लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पर्वतीय दर्रे प्राचीन काल से केवल सुगम्यता का माध्यम न रहकर सामरिक महत्व के बिंदु भी रहे हैं। भारत और पड़ोसी देशों के बीच हुए युद्धों में दर्रों ने किस तरह परिणामी भूमिका निभाई है, स्पष्ट करें। और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। नाथुला कुमाऊं हिमालय, यांग्याप हिमाचल हिमालय, ट्रायल पास अरावली श्रृंखला, बोमडिला असम हिमालय। आपको बताना है कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है या फिर हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है स्नो लाइन या फिर हिमरेखा। हिमरेखा किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी रेखा जिसके ऊपर सालों भर बर्फ जमी रहे उसको हिमरेखा कहते हैं। और ये कहां होगा? पहाड़ में होगा। जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ठीक है, और ये रेखा खींची जाएगी या काल्पनिक होगी? काल्पनिक होगी। इसके ऊपर मान लीजिए ये पूरा बर्फ जमा हुआ है ऊपर तक, और इसके नीचे बर्फ नहीं जमा हुआ है, तो ये जो लाइन है जो कि काल्पनिक रेखा है, ये इसको क्या कहेंगे? हिमरेखा। तो ऐसी ऊंचाई को हिमरेखा कहते हैं जिसके ऊपर साल भर बर्फ जमी रहती है, या पर्वतों की वो निचली सीमा जिसके ऊपर हिमावरण रहता है। बात एक ही। अब हिमरेखा पर किस चीज का इंपैक्ट आएगा? ठीक है, ये पहाड़ हो गया, एक और बना लीजिए, काम आएगा पहाड़, ठीक है। चलिए, ये पहाड़ है मान लीजिए, इन तीनों के अगर अक्षांश में अंतर हो गया, मान लीजिए 3 पहाड़ है, 1 2 3, अब तीनों के अक्षांश में अंतर हो सकता है। जैसे ये पहाड़ हो सकता है
भूमध्य रेखा के पास हो, मान लीजिए माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, ये हो सकता है हिमालयन पहाड़ हो, ये हो सकता है साइबेरियन पहाड़ हो, तो इसमें अक्षांश जैसे जैसे बदलेगा, मतलब जो 0 डिग्री के पास है यहां पर जो पहाड़ होगा, जो यहां पर पहाड़ होगा और जो यहां पर पहाड़ होगा, यानी 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, तो इन सब की हिम रेखा की ऊंचाई क्या एक ही रहेगी या अलग अलग रहेगी? अलग अलग रहेगी। कैसे? जो भूमध्य रेखा के पास है उसकी हिम रेखा की ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, ये हिम रेखा होगा। जो यहां जो है, क्यों? क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा जो है बर्फ से ढका हुआ नहीं होगा। ऑब्वियसली जो बहुत ऊंचाई पर हिस्सा है वहीं ऊंचाई बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर कम होता है, छोटा सा ही हिस्सा होगा जहां पर बर्फ जमने की संभावना होगी, और वो हिम रेखा जो होगी वो बहुत ऊंची होगी, ऊंचाई पर होगी। जबकि इस अक्षांश पर आ जाइए जहां हिमालय, अब यहां जाते जाते तक क्या होगा कि ये हिम रेखा जो है इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अक्षांश, और हम कहां गए? भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ रहा है, अपर उसमें जा रहे हैं हम, ऊपरी अक्षांशों में, तो वहां ठंड की स्थिति क्या होगी? क्या भूमध्य रेखा जैसी होगी या फिर उससे अलग होगी? तो उससे अलग होगी। तो यहां हिम रेखा की ऊंचाई इसके मुकाबले कम हो जाएगी। कम हो जाने का मतलब क्या है कि ज्यादा हिस्सा जो ऊपर का है वो स्नो कवर्ड रहेगा। इस पहाड़ का ज्यादा हिस्सा जो है वो स्नो कवर्ड रहेगा, और इसके मुकाबले बहुत कम हिस्सा होगा जो स्नो से कवर्ड नहीं होगा। फिर जब ध्रुव की तरफ चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? ध्रुव की तरफ से भी अगर नीचे की बात करें थोड़ा, तो फिर यहां तो यहीं से स्नो मिलने लगेगा, पूरा ही स्नो से कवर्ड रहेगा, ठीक है। और मान लीजिए एक इमेजिन कीजिए कि एकदम ध्रुव पर पहुंच गए हैं आप, तो क्या होगा? पूरा बर्फ, तो हिम रेखा क्या हुआ? कम होती गई। तो हिम रेखा की ऊंचाई किस चीज पर डिपेंड कर रही है? अक्षांश पर डिपेंड कर रही है, कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम अक्षांश ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हिम रेखा की ऊंचाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़ती नहीं जाएगी, कम होती जाएगी। हिम रेखा कम ऊंचाई पर मिलेगा जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते रहेंगे, और पोल तक जाते जाते तो हिम रेखा बस समुद्र तल से ऐसे मिलेगा, पहाड़ शुरू हुआ और हिम शुरू हो गया, स्नो कैप्ड, ठीक है, कवर्ड। तो पहली बात आपको यह समझनी थी कि हिम रेखा की ऊंचाई पर एक प्रभाव है अक्षांश का, एक प्रभाव है ऊंचाई का भी। ऊंचाई का आप समझ ही चुके हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट है तो थोड़ा समझ लीजिए। एक ही लैटिट्यूड पर अगर बाकी इंपैक्ट्स को छोड़ दीजिए तो क्या स्थिति बनेगी? बाकी इंपैक्ट्स मतलब ये छोड़ दीजिए कि वो समुद्र तल के पास है कोई पहाड़ और एक एकदम कॉन्टिनेंट में है, ये परिस्थितियां छोड़ दीजिए। तो एक ही लैटिट्यूड पर मान लीजिए 2 पहाड़ हैं, सेम लैटिट्यूड पर, या 2 की भी जरूरत नहीं, इसी पर समझ लीजिए। जैसे एक पहाड़ है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होगा, और एक ऊंचाई के बाद, एक पर्टिकुलर ऊंचाई के बाद टेम्परेचर इतना डाउन होगा कि वहां के ऊपर, मान लीजिए अगर लेट से हम कहें कि 4000 या 3500 मीटर के ऊपर या 4000 मीटर के ऊपर जाने पर बर्फ ही बर्फ मिलता है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो बर्फ मिलता है ना भाई, रोहतांग मान लीजिए घूमने गए, मनाली से ऊपर गए सोलंग वैली में, तो सोलंग वैली में बर्फ मिला, मनाली में नहीं मिला। तो क्या हुआ फिर? मनाली जो है
अगर उस दिन मनाली में आपको बर्फ नहीं मिला है और सोलंग में बर्फ मिला है, इसका मतलब एक काल्पनिक रेखा यहां खींच दीजिए। तो मनाली और सोलंग के बीच में एक स्नो लाइन है, उसके ठीक ऊपर बर्फ ही बर्फ मिलेगा आपको और उसके ठीक नीचे बर्फ नहीं मिलेगा। तो यही स्नो लाइन है। इस स्नो लाइन पर अक्षांश का इंपैक्ट आपने देख लिया है और साथ साथ ये ऊंचाई का भी इंपैक्ट इस पर पड़ता है। ठीक है। तीसरा एक और इंपैक्ट में पड़ता है वर्षा, यानी कि आर्द्रता कितनी है। अगर आर्द्रता ज्यादा हुई, वर्षा की मात्रा ज्यादा हुई, तो क्या होगा? शुष्कता कम हो जाएगी और जहां भी वर्षा ज्यादा होगी वहां पर बर्फ कम हो जाएगा। ठीक है। तो आर्द्रता और वर्षा की मात्रा अगर बढ़ गई तो स्नो लाइन की ऊंचाई क्या होगी? या हिमरेखा ज्यादा हो जाएगी। अगर अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में हम और उत्तर होते जाएं तो स्नो लाइन, हिमरेखा की ऊंचाई घटती जाएगी। ठीक है, कम होती जाएगी। अगर ऊंचाई पहाड़ पर किसी चढ़े और ऊंचाई बढ़ती जाए तो हिमरेखा की ऊंचाई कम होती जाएगी। अब ये बात समझ रहे हैं? वर्षा ज्यादा, इस पहाड़ पर इधर खूब बारिश हो रही है, ठीक है, ऐसे बारिश होती है, तो बर्फ यहां से नदारद। तो हिमरेखा कहां है? ऊंची है या नीची है? हिमरेखा ऊंची है, जहां तक बारिश का प्रभाव है वहां तक हिमरेखा नहीं है। फिर अक्षांश जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते गए, हिमरेखा यहां वाले पहाड़ में बहुत ऊपर मिलेगा और यहां 90 डिग्री वाले पहाड़ में यही मिलेगा। तो इसका मतलब हिमरेखा की ऊंचाई घटती जाएगी और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेंगे तो पहाड़ पर ऊंचाई बढ़ते जा रहे हैं ऊपर, ज्यादा ऊपर जाएंगे तो ज्यादा ठंडा होगा और फिर वहां बर्फ मिलेगा। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेंगे हिमरेखा वैसे वैसे नजदीक होते जाएगी, नीचे मिलती जाएगी। समझ गए? तो हिमरेखा पर वर्षा का, ऊंचाई का और अक्षांश तीनों का संयुक्त प्रभाव होता है और अक्षांश का मान बढ़ने पर हिमरेखा नीची होने लगती है। यानी भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो हिमरेखा और नीची होने लगेगी। बहुत कम ही दूरी पर, बहुत कम ही ऊंचाई पर आपको स्नो लाइन मिलने लगेगा। हिमनद, अधिकांश हिमनद उत्तर पश्चिम हिमालय में है और इनका क्षेत्रफल भी ज्यादा है। अधिकांश हिमनद उत्तर पश्चिम हिमालय में क्यों है? क्योंकि हिमालय का जब आप शेप पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, तो लैटिट्यूड का भी तो अंतर है। अगर अक्षांश की बात करेंगे तो ये अगर 37 डिग्री के आसपास है नॉर्थ, तो यहां तक आते आते, पूर्वी हिस्से में आते आते ये 10 डिग्री करीब करीब कम है। यानी 10 डिग्री के आसपास अक्षांश का अंतर है। तो जो ज्यादा अक्षांश पर है वहां क्या होगा? हिमनद ज्यादा होंगे। तो ज्यादा हिमनद कहां पाए जाएंगे? उत्तर पश्चिमी हिमालय में। इनका एरिया भी बड़ा होगा। इसकी वजह क्या है? सागर तल से ये अत्यधिक ऊंचाई के कारण भी है और निम्न तापमान और निम्न वर्षा अथवा हिम के रूप में वर्षा यहां ज्यादा होती है। प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं? अगर यहां बात करें काराकोरम में तो हेस्पर, बियाफो, गॉर्डन ऑस्टिन, सियाचिन, बोल्तारो। हेस्पर, अच्छा ये लिखा ही हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं। सियाचिन, ससैनी, हिस्पारा, बल्तोरो, ठीक है, बल्तोरो, रीमो, ये सब काराकोरम में है। फिर उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री। बंदरपूछ ग्लेशियर कहां पर है बताइएगा जरा कमेंट में। मिलाम, पिंडारी, कुछ ही ग्लेशियर याद रखने हैं। हिमाचल और लद्दाख के बीच में एकदम बॉर्डर के पास ही छोटा सिगरी और बड़ा सिगरी, ठीक है, छोटा सिगरी और बड़ा सिगरी ग्लेशियर्स। तो
एक ग्लेशियर और याद कर लीजिए, सिक्किम, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पर है जेमू ग्लेशियर। और बताइएगा कि तीस्ता कहाँ से निकलती है। ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम क्या है? तो हिस्पर या फिर हिस्पारा जो बोल दीजिए, बलतोरो, सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो, ये सब काराकोरम में है। रिमो एक ग्लेशियर है जो काराकोरम में है। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड में, और जेमो ग्लेशियर जो है वो कहाँ है? सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, और नेपाल चाइना के साथ ट्राई जंक्शन में। देखिए, प्राकृतिक प्रदेशों में हिमरेखा और हिमनद विद्यमानता को निर्धारित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। साथ ही हिमालय प्रदेश में हिमरेखा प्रतिरूप को रेखांकित कीजिए। फिर एक ये सवाल है, हिमालयी हिमनदों की भूभौतिकी में आने वाले समकालिक परिवर्तनों के क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं? मतलब थोड़ी हिंदी कठिन टाइप की है कहने का, लेकिन सवाल ऐसे ही पूछता है यूपीएससी। कहने का मतलब है कि जो ग्लेशियर्स हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं आजकल, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। हायर एल्टीट्यूड पर या उच्च तुंगता पर हिमस्खलन, लगातार वीडियो देख ही रहे हैं आप, तो एक परिणाम तो ये बिल्कुल हो सकता है, अनस्टेबिलिटी। निम्न तुंगता पर यानी निचली ऊंचाई पर या फुटहिल वाले एरिया पर यानी गिरिपाद क्षेत्रों में जलस्तर में वृद्धि। भाई पहाड़ पर ऊंचाई पर हिमनद हैं, तेजी से पिघल रहे हैं, ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी आकर फुटहिल पर तो आएगा पहले, तो ये भी सही है, जलस्तर में वृद्धि होगी। सदा नीरा नदियों के प्रवाह में वृद्धि होगी कि नहीं? ये पानी किसके जरिए आएगा? नदियों के प्रवाह को बढ़ाएगा, तो नदियों के प्रवाह में वृद्धि होगी। फिर पर्वतीय वन्य जीवों पर संकट आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। स्नो लेपर्ड के लिए क्या जरूरी है? उसको वो अनुकूल वातावरण मिले जिसमें वो रह सकता है। अब धीरे धीरे अगर ये स्थिति हुई कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, तो उसका एक संकट स्नो लेपर्ड हो गया। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं जिनके लिए अनुकूल वातावरण वही है। जब इसमें बदलाव होगा तो उन वन्य जीवों पर संकट आ जाएगा। तीसरा, हरित गैस प्रभाव में भी वृद्धि होगी। तो हरित गैस प्रभाव में इसलिए वृद्धि होगी कि जब बर्फ हटता है, इसको बोलते हैं क्रायोस्फीयर, जब ये बर्फ का लेयर हट जाएगा, ठीक है, तो ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, बर्फ का लेयर हट गया, फिर ये जो बैक्टीरिया वगैरह हैं ये डिकम्पोजिशन बहुत तेजी से करेंगे, और बर्फ के सिल्ली में जब बॉडी को रखा जाता है डिकम्पोजिशन कम होता है, ज्यादा होता है? कम हो जाता है। जब दूर किसी बॉडी को ले जाना हो तो क्या करते हैं? बर्फ के सिल्ली से ले जाते हैं ताकि खराब ना हो। डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू करने की प्रक्रिया को डिले किया जाता है। बर्फ के से ढका हुआ ये सतह, जब बर्फ यहां से हट जाएगा, यहां डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। पहले भी चलता है लेकिन बहुत धीरे चलता है। ऐसी स्थिति में फिर यहां कई सारी गैसेस निकलेंगी, और बर्फ की परत के नीचे ऐसे भी क्रायोस्फीयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा ज्यादा है, तो ये रिलीज होंगी, मीथेन, CO2 यानी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हरित गैस के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। तो निम्नलिखित कूट का इस्तेमाल कर सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? उपर्युक्त सभी। ठीक है, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि कभी पूछा था शायद यूपीएससी ने, कि अगर मान लीजिए ध्रुवीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वनों को रिप्लेस कर दिया जाए, टुंड्रा वनों को उष्णकटिबंधीय वनों से रिप्लेस कर दिया जाए, तो टुंड्रा वन जो हैं या टैगा वन जो हैं ध्रुवीय उपध्रुवीय क्षेत्र के, वहां अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन रिप्लेस हो गए, ठीक है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा?
भाई पहले तो दिमाग में आएगा कि कितना बढ़िया हो जाएगा, दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय वर्षावन रहेंगे, ऑक्सीजन का फेफड़ा कहा जाता है भाई, वर्षावनों को क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। तो कितना बढ़िया हो जाएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा इतनी प्रचुर हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब उष्णकटिबंधीय वन जहां पर लगाए जाएंगे, रिप्लेस किए जाएंगे, वहां बर्फ नहीं चाहिए, और ये पूरा लेयर टुंड्रा, टैगा, ज्यादातर बर्फीले इलाके हैं, यहाँ अल्पाइन और शंकुधारी वन। समस्या ये है कि जैसे ही बर्फ का लेयर हटाइएगा, ये जो पूरा इसके नीचे दबा हुआ स्फीयर है, क्रायोस्फीयर है, ये जबरदस्त तौर पर ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी कर देगा। ओवरऑल इंपैक्ट आएगा कि ऑक्सीजन तो नहीं बढ़ेगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इतना तेजी से होगा कि पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति ने अगर कुछ बनाया है तो सोच समझकर ही बनाया है। वो बैलेंस इंसान करता हुआ नहीं दिख रहा है, इंसान उस बैलेंस को बिगाड़ रहा है। जोशीमठ में जमीन धंसना, इस तरह के संकेत जो मिल रहे हैं, रोज भूकंप, आज ही धरती हिली थी, तो इतनी छेड़छाड़ हो गई है कि अगर हम ये सोचें कि भाई बर्फ वाले इलाके में भी अगर जाकर वहां उष्णकटिबंधीय वर्षावन स्टैब्लिश कर दें तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, दुनिया कितनी बढ़िया हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब डिस्कस इसलिए हुआ कि जो प्राकृतिक रूप से चीजें हैं उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा था, सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, या फिर नुब्रा घाटी के उत्तर में। अभी हमने उसको देख ही लिया है, लेकिन मान लीजिए इस प्रश्न के पूरे में आपको किसी भी लोकेशन की जानकारी नहीं है। हमने सारे लोकेशन देख लिए, अक्साई चीन इधर, ठीक है, लेह, गिलगिट, ठीक है, ये सब देख लिया हमने। मान लीजिए आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, आपको सिर्फ एक बात की जानकारी है कि नुब्रा नदी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, शोक की सहायक नदी है। तो एक बात बताइए कॉमन सेंस से, सियाचिन हिमनद जो होगा उसमें मैक्सिमम संभावना क्या है प्रश्न के सही होने की? निकलती कहां से है? सियाचिन ग्लेशियर से। तो नुब्रा के ही उत्तर में होगा ना सियाचिन ग्लेशियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए हिमालय में जलवायु या फिर मौसम के पैटर्न को देखिए। मोटे तौर पर यहां शीतोष्ण पर्वतीय जलवायु है हिमालय में। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली ऊंचाई बढ़ने के साथ यहां अल्पाइन मिलने लगेगा, शीतोष्ण शंकुधारी वनस्पति मिलने लगेंगे। ऊंचाई घटेगी जब, तो अच्छा, ऊंचाई घटने और बढ़ने की बात क्यों हो रही है? एक तो अक्षांश में बहुत अंतर है, पूरे हिमालय की बात कर रहे हैं ना। पश्चिमी हिमालय जो है वो अपर लैटिट्यूड पर है, जबकि पूर्वी हिमालय जो है वो करीब करीब 10 डिग्री की ऊंचाई ऐसे ही कम है, अक्षांशीय ऊंचाई कम है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ अल्पाइन और शीतोष्ण शंकुधारी वनस्पति मिलेगी, और ऊंचाई घटने के क्रम में आर्द्र और उपार्द्र जलवायु का असर बढ़ता जाएगा। ठीक है, पश्चिम के मुकाबले पूर्व में बारिश ज्यादा होती है। पश्चिम के मुकाबले पूर्व में बारिश ज्यादा क्यों होगी? एक वजह तो यह है कि भाई बंगाल की शाखा से जो मानसूनी पवनें आती हैं उनको यहां टकरा कर ये इस तरफ मुड़ने लगती हैं। ठीक है, पश्चिम तक आते आते तो ऐसे भी बहुत ज्यादा आर्द्रता बचती नहीं। ठीक, तो यहां आते आते तक दोनों तरफ से आर्द्रता नहीं बचती है और ऊंचाई भी ज्यादा है, तो यहां बारिश कम होगी और यहां बारिश ज्यादा होती है इस वाले में। इनफैक्ट आप देखेंगे हिमाचल तक बारिश की मात्रा ठीक ठाक दिख जाएगी, लेकिन जैसे ही आप लद्दाख कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे वहां आपको क्या दिखेगा? बारिश न के बराबर। उत्तरी ढाल के मुकाबले दक्षिणी ढाल जो है उस पर ज्यादा बारिश होगी। क्यों? क्योंकि दक्षिणी ढाल आर्द्र पवनों को रोक लेती है। जैसे हमने कहा, एक पेज चाहिए इसके लिए, ये हिमालय हो गया, ऐसे ही खींच लीजिए। ठीक है,
अगर हिमालय को हम ऐसे देखें तो जो बंगाल की शाखा से मानसूनी पवनें आती हैं ये जाकर टकराती हैं यहाँ, ठीक है। फिर ये ब्रांच इस तरीके से मैदानी इलाकों में होते हुए आगे बढ़ती है। तो जो पूर्वी हिस्सा है यहां बारिश की मात्रा ज्यादा होती है। उसकी वजह क्या है? ये आर्द्रता लेकर आई, तो आर्द्रता लेकर जो पवनें आएंगी जहां टकराएंगी उस पूरे रीजन में बारिश ज्यादा होगी, और बारिश ज्यादा होगी तो वनस्पति ज्यादा होगा, और वनस्पति ज्यादा होगा तो फिर बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी। यहां तक आते आते आप देखेंगे कि उत्तरांचल और हिमाचल तक वही आते आते बारिश की मात्रा ठीक ठाक रहती है, लेकिन इस तरफ पूरे पश्चिम वाले इलाके में आते आते तक तो आर्द्रता यहाँ की खत्म हो जाती है इन पवनों की। अगर हम अरब सागर वाले ब्रांच की भी बात करें तो ये जाकर जो दक्षिणी ढाल है, उस दक्षिणी ढाल मतलब जो इंडिया की तरफ वाला हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, दक्षिणी ढाल, इस पर तो बारिश कराएंगी कुछ ऊंचाई तक, लेकिन जो उत्तरी ढाल है जो तिब्बत और नेपाल की तरफ है उस पर बारिश नहीं होगी। ये रेन शैडो एरिया हो जाएगा उत्तरी ढाल, क्योंकि यहां तक बारिश कराते कराते इन पवनों की आर्द्रता खत्म हो गई, नमी खत्म हो गई, तो बारिश यहीं तक हो पाती है। उसके बाद ये रेन शैडो एरिया हो जाता है, ठीक। तो यही दोनों बातें कह रहा है कि पश्चिम के मुकाबले पूर्व में ज्यादा बारिश होती है, उत्तरी ढाल के मुकाबले दक्षिणी ढाल पर ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि दक्षिणी ढाल आर्द्र पवनों को रोक लेती है। अब मध्य और पूर्वी हिमालय की जो तराई है उसमें उष्ण सदाबहार से लेकर उष्ण और उपोष्ण पतझड़ वन भी पाए जाते हैं तराई वाले इलाके में। हिमाचल हिमालय की बात करें, अगर तुलना करें कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय की, तो हिमाचल हिमालय में दक्षिण की तरफ आर्द्र और उपार्द्र वनस्पति का प्रभाव ज्यादा दिखता है, ठीक है। कश्मीर हिमाचल कुमाऊं हिमालय में ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या मिलने लगेगा? स्प्रूस, पाइन, फर आदि वनस्पति मिलने लगेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़िएगा ना तो सुई जैसे पत्तियों वाले वनस्पति मिलने लगेंगे, ठीक है। स्प्रूस मिलने लगेगा, फर मिलने लगेगा, ये सब मिलने लगेगा। फिर ये वेजिटेशन जोन है कौन कौन से ऊंचाई के साथ दिया गया है, जैसे 2000 मीटर तक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो जोन है उसमें क्या क्या मिलता है ये आप देख लीजिएगा, आपने भूगोल में पढ़ा होगा। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, चीर, ठीक है। कूल टेम्परेट में क्या मिलेगा? ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, चौड़ी पत्तियों वाले जो वन हैं, ओक, ठीक है, हिमालयन मैपल, ये सब मिलेगा। सब अल्पाइन यानी इसके बीच 3000 से 4000 के मीटर के बीच जो शंकुधारी वन मिलने शुरू हो जाएंगे। ईस्ट हिमालयन, फिर सिक्किम लार्च, स्प्रूस, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ स्प्रूस वगैरह मिलने लगेगा। फिर 4000 से 5000 के बीच तो अल्पाइन ही मिलने लगेगा। तो अल्पाइन में क्या क्या मिलेगा? अल्पाइन पैस्चर लैंड, ठीक है, हर्बेसियस प्लांट्स, ये सब मिलने लगेंगे। 5000 के ऊपर ऑब्वियसली ये मोटे तौर पर है, स्नो मिलने लगता है तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं मिलता, उसके बाद तो बर्फ ही मिलता है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपने अच्छे से कवर भी किया है होगा, ठीक है। और जो मैं बोल रहा था उस समय हिमालय के बारे में कि वार्म और मॉइस्ट एयर जो हमने बना के देखा था कि गर्म और नमी धारण करके जो एयर पहाड़ के इससे ऊपर उठते हैं, ये एक समय तक यहाँ बारिश कराते हैं और उसके बाद ड्राई हो जाते हैं। जब ड्राई हो जाते हैं तो जैसे ये दक्षिणी ढाल है, ये हमारी तरफ वाला ढाल है हिमालय का, और ये उत्तरी ढाल है हमारे उस तरफ, ठीक है। तो इस ढाल पर क्या होगा? रेन शैडो एरिया हो जाएगा, ठीक। ये हमने देख लिया। जैव विविधता देखिए, जब पूर्वी हिमालय में ज्यादा बारिश होगी तो जैव विविधता ज्यादा कहां होगी? पूर्वी हिमालय में होगी। तो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में ज्यादा जैव विविधता है। वजह है बहुत ज्यादा बारिश, तुलना है,
कि भाई पश्चिमी हिमालय में बारिश की मात्रा कम है और पूर्वी हिमालय में बारिश की मात्रा ज्यादा है, तो इधर ज्यादा वनस्पति है और ज्यादा वनस्पति होने की वजह से ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। पश्चिमी हिमालय, इंडो वर्मा क्षेत्र, ये सब दो महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट हैं। 4 टोटल हॉटस्पॉट हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर तो इसको देखेंगे। तो इसमें से अभी सिर्फ ये याद रखिए कि पश्चिमी हिमालय और इंडो वर्मा क्षेत्र, दो ये महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट हिमालय में, ठीक है। पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता, पर्वतीय और बर्फीले इलाकों में रहने वाले जंतु यहाँ पश्चिमी हिमालय में अधिक हैं, क्योंकि ऊंचाई समुद्र तल से इनकी अधिक है, अक्षांशीय ऊंचाई भी काफी अधिक है। तो बर्फीले और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले जंतु मिलेंगे, जिसमें हिमालयी ताहर, हिमालयी भालू, हिमालयी शेरों नहीं है, ये शेरों है, SHEROW, कश्मीरी स्टैग, भराल, स्नो, तिब्बती एंटीलोप, लेपर्ड इत्यादि। पूर्वी हिमालय में जैव विविधता, ऊंचाई पर स्नो लेपर्ड मिलते हैं, घने वनों में क्लाउडेड लेपर्ड भी मिलते हैं। तो पूर्वी हिमालय में एक खास बात है कि ज्यादा ऊंचाई पर स्नो लेपर्ड भी मिलेगा और जो वन वाले इलाके हैं उसमें क्लाउडेड लेपर्ड भी मिलता है, ठीक है। सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं यहाँ, तो वहां बाघ भी मिलेंगे जो सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में रहते हैं, और अनेकों बंदर मिलेंगे। इसीलिए आप उस साइड देखिएगा पूर्वी हिमालय की तरफ कि संगाई हिरण, उड़न गिलहरी, एशियाई हाथी, रेड पांडा, ये सब जीव मिलते हैं, ठीक है। देखिए हिमालय शेरों ये हाइब्रिड टाइप का लगता है, बहुत सारे जानवरों को लगता है कि मिला के बनाया गया है। स्नो लेपर्ड है, ये क्लाउडेड लेपर्ड है, और ये अरुणाचल मकॉक है, बंदर। हिमालय की प्रादेशिक भिन्नता उच्च जैव विविधता का प्रेरक स्रोत है। तर्क सहित आपको सिद्ध करना है। क्या पूछ रहा है? हिमालय की प्रादेशिक भिन्नता जो है वो उच्च जैव विविधता का प्रेरक स्रोत है। तो वही आपको बताना है, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में ज्यादा बारिश, पूर्वी हिमालय में ज्यादा बारिश की वजह से ज्यादा वनाच्छादन, ज्यादा बढ़िया बायोडायवर्सिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2011 में पूछा था, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? यहां अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रमण जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। यहां मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। यह क्वेश्चन सटीक उदाहरण है कि क्यों इतना पढ़ने के बाद भी हम लोग एग्जाम में जब जाते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। देखिए, पहली बार आप देखेंगे इसको पढ़ते के साथ आपको मन करेगा कि ए पर टिक कर दें, क्योंकि ए जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि हिमालय में जातीय विविधता की दृष्टि से जो समृद्धता है उसकी बड़ी वजह है कि यहाँ बारिश ज्यादा है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। लेकिन ध्यान रखिए, हमने पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय की तुलना पढ़ी। पूर्वी हिमालय में ज्यादा बारिश होती है, पश्चिमी हिमालय में कम बारिश होती है। यहाँ सवाल किसके बारे में पूछ रहा है? हिमालय के बारे में। तो सचेत हो जाना चाहिए, पूरे हिमालय के बारे में पूछ रहा है। दूसरी बात, यहां कह रहा है कि इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है मतलब हो सकता है 2 कारण उपयुक्त हो सकता है 3 कारण उपयुक्त हो सकता है 4 कारण उपयुक्त हो। आपको बताना है बेस्ट क्या है, वो सबसे उपयुक्त होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय की बात करें तो वो अंतर अपनी जगह है। लेकिन अगर हिमालय की भी बात करेंगे तो हिमालय के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यहां एलिमिनेशन लगाइए कि यहां मनुष्यों का क्या कम हस्तक्षेप हुआ है हिमालय में? गलत, हस्तक्षेप ही हुआ है कि जोशीमठ में दरारें पड़ रही। इस क्षेत्र में विदेशज और अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं, ये भी गलत है। पूरी लड़ाई ए और बी के बीच में। अब जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि सही आंसर इसका बी होना चाहिए, क्योंकि यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ब्रॉडर सेंस में ये इसका आंसर सही है। ये कथन सही है, लेकिन हिमालय, पूरे हिमालय के लिए सबसे उपयुक्त बात ये नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा, यहां ये भी हट जाएगा।
ये एक टेक्निकल सवाल है और ध्यान रखिए कई बार हम पढ़ने के बावजूद सवाल सही नहीं कर पाते, उसकी यही वजह है कि सवाल को गौर से पढ़ना पड़ेगा। हिमालय का महत्व क्या है? बंगाल की खाड़ी शाखा जो है वो उत्तर पश्चिम भारत की तरफ जाने में हिमालय मदद करता है। एक शाखा ये है बे ऑफ बंगाल वाली जो हमने अभी बनाया था, इसको हिमालय ही तो मदद करता है इसको इधर प्लेन की तरफ मुड़ने में। देखिए ईस्टर्न आर्म जो है ये ऐसे इन करता है, तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसको उत्तर पश्चिम भारत की तरफ ले जाने में हिमालय नहीं रहता तो क्या होता? हिमालय नहीं रहता तो ये हवाएं ऐसे सीधे निकल जाती, तो हमारे यहाँ इस पूरे रीजन में बारिश नहीं होती, क्योंकि हिमालय ने रोक दिया इसलिए ये मुड़ गई। यहाँ हिमालय अगर नहीं रहता, ये पहाड़ नहीं होते तो क्या होता? ये सीधे निकल जाती, लेकिन ये टकराती हैं और यहां से उत्तर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं। पहली बात। दूसरी बात, अरब सागर वाली जो शाखा है उसको भी रोकती है, उससे उत्तरी मैदान और पर्वतीय ढालों पर बारिश होती है। ये जो अरब वेस्टर्न आर्म है इसको जब रोकती है ये, तो फिर जो इधर के ढाल हैं, दक्षिणी ढाल और उत्तरी मैदान, ठीक है, इसमें बारिश हो पाती है। ये ठीक बात है कि पश्चिमी वाले इलाके में कम बारिश होती है, क्योंकि इसकी भी आर्द्रता आते आते तक खत्म हो जाती है और ये भी कम बारिश करा पाती है। लेकिन अरब सागर की शाखा को भी रोकने में भूमिका इनकी बहुत ज्यादा है, तो उससे पर्वतीय ढालों पर बारिश होती है। ये वर्षा उच्च जैव विविधता ले आती है, क्योंकि वनाच्छादन अच्छा हो जाता है। और पूर्वी हिमालय में आपको पता है कि उच्च वनाच्छादन का एक प्रमुख कारण है बारिश। भाई पूर्वी में ज्यादा बारिश होती है तो पूर्वी में ज्यादा वनाच्छादन है। उत्तर भारत की सदा नीरा नदियों का स्रोत क्या है? हिमालय। इससे पहाड़ी इलाकों में पनबिजली उत्पादन होता है और मैदानी इलाकों में पेयजल की सुविधा मिलती है। लघु हिमालय में आपको पता है कई टूरिस्ट प्लेस हैं, कई तीर्थाटन हैं। उपजाऊ मिट्टी जैसे कि करेवा हो गया, करेवा से काजू सेब जैसी बागवानी फसलों का उत्पादन होता है जो हिमालय में ही पाए जाते हैं। चूना पत्थर जैसे संसाधन मिलते हैं। महत्वपूर्ण बात कि साइबेरिया से अगर हिमालय नहीं रहता तो सोचिए भारत की क्या स्थिति होती। साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, अगर इसको हिमालय नहीं रोकता, ये तो तिब्बत का पठार है। अब तिब्बत के पठार के बाद हिमालय का पूरा रेंज। जनरली तिब्बत के पठार की ऊंचाई आप जानते हैं कि हिमालय की तुलना में काफी कम है, ठीक है। तो हिमालय का जो ऊंचाई है उसमें साइबेरियन हाईलैंड से आने वाली जो जितनी पवनें हैं, जो ठंडी पवनें हैं, बर्फीली पवनें हैं, उनको हिमालय रोक लेता है। नहीं तो भारत की स्थिति बड़ी विचित्र होती, ठीक है। या तो फिर क्या होता है, ये हवाएं सीधे भारत में प्रवेश करती और हम इतने मौसमों का आनंद नहीं ले रहे होते, तो उत्तर भारत में आने से रोक देती। हिमालय पश्चिम से पूर्व की तरफ आने वाली जेट स्ट्रीम को दो भागों में बांट देता है, जो भारत में ग्रीष्म ऋतु लाने में सहायक है। जब हम मानसून पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को देखेंगे, जिसमें से आप लोगों ने जिन्होंने जेट स्ट्रीम पढ़ रखा है उनको समझ आ रहा होगा, और नहीं तो हम उस समय देखेंगे। ये टेक्निकल टॉपिक है, बस ये अभी समझिए कि जेट स्ट्रीम शिफ्ट कर जाता है। अगर नहीं होता ऐसा तो भारत में जो ग्रीष्म ऋतु है उसको लाने में सहायता मिलती है हिमालय की वजह से, ठीक है। भारत के लिए सामरिक महत्व चीन और पाकिस्तान के साथ साथ जो पर्वतीय सीमा है, हमारे अवरोध हैं और दर्रे हैं, तो भारत के लिए सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। चलिए अब खत्म करते हैं। 3 ये प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेंस के लिए। हिमालय उत्तरी पर्वतीय और मैदानी भारत एवं तिब्बत का पठार के बीच स्पष्ट विकास विभाजक है। ध्यान के दीजिएगा इस शब्द पर, विकास विभाजक। उक्त कथन के आलोक में भारतीय जलवायु के परिप्रेक्ष्य में हिमालय पर्वत श्रृंखला की अवस्थिति की भूमिका की विवेचना करें, ठीक है। कौन कौन से एरिया बोल रहे हैं? उत्तरी पर्वतीय, मैदानी भारत और तिब्बत के पठार के बीच में विकास विभाजक है हिमालय। दूसरा सवाल है, हिमालय केवल एक प्राकृतिक प्रदेश नहीं है, बल्कि ये बहुआयामी परिणामी प्रेरक है। इसको न्याय संगत ठहराना है आपको।
तीसरा है संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। उक्त कथन के आलोक में हिमालयी पर्वतीय प्रदेश के सदुपयोग के संबंध में नीतिगत उपायों का विश्लेषण कीजिए। ये सब आपके मेंस का सवाल है। पीटी में सवाल देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। हमने अभी देखा, एकदम होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती, क्योंकि हिमालय है तभी तो उसके फुटहिल पर इतने ज्यादा अवसाद जमा हैं। तो ये भी बात सही है। मॉनसून का जो पैटर्न है वो अभी के पैटर्न से बिल्कुल अलग होता, ये भी बात सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों बातें सही। अब देखिए, हिमालय का उत्तरी ढाल दक्षिणी ढाल के मुकाबले अधिक तीव्र है। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। हिमालय का उत्तरी ढाल दक्षिणी ढाल के मुकाबले ज्यादा तेज है। हिमालय के उत्तरी ढाल पर वर्षा दक्षिणी ढाल के मुकाबले ज्यादा होती है। पश्चिमी हिमालय की तुंगता यानी एल्टीट्यूड पर जैव विविधता पूर्वी हिमालय की निम्न तुंगता की अपेक्षा कम है। बताना है आपको कौन सा यह से कथन सही है या है। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 या फिर केवल 2 और 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के एपिसोड के साथ ही हिमालय का समापन हो गया और अगले एपिसोड में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति को। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।